हेलो नमस्कार दोस्तों, एसके ग्लोबल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग बीपीएससी ट्रिक 3.0 के लिए जो सीरीज चल रहा था उसका क्लास 9 यानी कि आज 9वां क्लास देखेंगे। इसके पहले 8 वीडियो जो है आप लोग को इस सीरीज का हमारे चैनल पर पहले से ही उपलब्ध है, जिस पर आप लोगों के द्वारा काफी ढेर सारा प्यार दिखाया जा रहा है और बहुत ही टॉप क्लास के प्रश्नों को बहुत ही जबरदस्त तरीके से बताया जा रहा है। तो दोस्त मेरे, अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बीपीएससी ट्री 3.0 की संपूर्ण तैयारी जो 40 नंबर के लिए अभी जो ये सीरीज चल रहा है, जिसकी परीक्षा अगस्त 2024 में प्रस्तावित है, तो आप लोग इसको लेकर आप लोग एकदम बिल्कुल सीरियस हो जाइए, क्योंकि हो सकता है कि पहले भी परीक्षा जो है वो हो सकती है, ऐसा कई दिनों से न्यूज में चल रहा है। तो आप लोग चैनल पर बने रहें और चलिए आज पहला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। पहला प्रश्न आप लोग को है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। ये पंचवर्षीय योजना से, और दोस्तों आप लोग को परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, बार बार आप लोग को परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वो आप लोग को प्रश्न यहाँ पर लेकर आए हैं। तो यहाँ पर प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल पूछा जा रहा है। ऑप्शन है 1940-45, 51-56, 56 से 61, उपयुक्त में से एक से अधिक, अउपयुक्त में से कोई नहीं। तो पंचवर्षीय योजना की बात की जाए ना दोस्त, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है इसका कार्यकाल 1951 से लेकर 1956 के बीच में रहा। ठीक है ना, 1951 से 1956 के बीच में। इससे महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, सबसे पहले तो देख लीजिए कि ये पूछा जाता है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि ये किस मॉडल पर आधारित था। तो दोस्तों, यह हैरोल्ड डोमर मॉडल पर, मैं लिख दे रहा हूँ, हैरोल्ड डोमर मॉडल पर ये आधारित योजना था। कौन? प्रथम पंचवर्षीय योजना। इसका देखिए एक चीज और पूछ सकता है, ये तो हो गया हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। एक पूछा जाता है कि इस पर लक्ष्य जो है, इसका लक्ष्य कितना घोषित किया गया था। तो देखिए, लक्ष्य लक्ष्य जो है इसमें, लक्ष्य जो है 2.1% की लक्ष्य रखा गया था। वृद्धि का लक्ष्य जो है ये 2.1% रखा गया था। लेकिन प्राप्ति जो हुई थी पंचवर्षीय योजना के, प्राप्ति जो हुई थी ये 56 में, ये जो हुआ था 3.61% जो है इसकी वृद्धि दर की प्राप्ति हुई थी। यानी कि यह योजना जो है ये सफल योजना रहा। कौन? प्रथम पंचवर्षीय योजना। ठीक है ना। अब यहाँ एक चीज और प्रश्न पूछ देता है कई बार परीक्षाओं में कि ये प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य पूछ दिया जाता है या किस पर विशेष ध्यान दिया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर विशेष ध्यान दिया गया? तो दोस्त मेरे, ये ध्यान दिया गया आप लोगों को कृषि पर। मैं अच्छे से लिख दे रहा हूँ, ये कृषि पर आप लोग को विशेष ध्यान दिया गया, कृषि पर विशेष ध्यान दिया गया। ठीक है ना। तो कृषि पर विकास जी था, यही उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य था प्रथम प्रथम पंचवर्षीय योजना का। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो आप लोग याद रख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर एक 1956 से 61 वाली जो बात हो गई, तो इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना अगर पूछ दे, द्वितीय पंचवर्षीय योजना पूछ दे, तो ये आप लोग को हो जाएगा 1956 से लेके आप लोग को 1961 तक जो हो जाएगा। ठीक है ना, 1956 से 61 तक। इसको बताना इसलिए जरूरी समझते हैं कि देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना से कई बार डायरेक्ट आप लोग को डायरेक्ट प्रश्न पूछ दिए जाते हैं कि इसके योजनाकार कौन रहे या किस पर ये आधारित मॉडल था। तो पहला तो हैरोल्ड डोमर मॉडल हो गया, और दूसरा इसलिए मैं बताया कि पीसी महालनोबिस जो थे, मैं लिख दे रहा हूँ, पीसी पीसी महालनोबिस। ठीक है ना। पीसी महालनोबिस जो थे योजनाकार थे किसके? द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जो कि 1956 से 1961 तक चला। और ये इसलिए महत्वपूर्ण रहा, इसका दोस्तों, इसका उद्देश्य जो था अपने देश में, क्योंकि उस समय नया नया योजना ये बना हुआ था, उसके पहले कृषि पर ही आधारित योजना था जो कि प्रथम पंचवर्षीय योजना हुआ। तो यह जो था औद्योगिक विकास के लिए इसका उद्देश्य रहा, औद्योगिक विकास। यानी कि अपने देश में उद्योग उद्योग जो है, इसकी इसकी जो स्थापना जो है इस पर विशेष बल दिया गया, इसमें द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। और देखिए इसी पंचवर्षीय योजना में बहुत महत्वपूर्ण आप लोग के लिए
मैं पॉइंट लिख दे रहा हूँ, दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला। राउरकेला, ये स्टील प्लांट जो है, ये आप लोगों को द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय में ही ये लगाया गया। तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगर कभी परीक्षा में पूछ दे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या रहा, तो मैं लिख रहा हूँ, ये आप लोग को लक्ष्य जो पहले घोषित किया गया था कि मतलब देखिए, कोई भी पंचवर्षीय योजना बनाया गया ना दोस्त, तो उसके लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया गया। तो इसमें लक्ष्य निर्धारित कितना किया गया था, तो ये 4.5% लक्ष्य निर्धारित किया गया था। लेकिन प्राप्ति कितना का हुआ, ये लक्ष्य की प्राप्ति कितना हुई, वृद्धि दर की प्राप्ति कितनी हुई, तो 4.0%। यानी कि यह योजना उतना सफल नहीं रहा, क्योंकि लक्ष्य जो है 4.5% घोषित किया गया था, लेकिन प्राप्ति 4.0% यानी 4% ही हुआ। ठीक है, लेकिन ये औद्योगिक विकास पर पीसी महालनोबिस के मॉडल पर ये योजना जो था आधारित था। तो इन बातों को आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोग के लिए तथ्य है। तो चलिए, मैं आशा करता हूं कि ये बातें दोनों जो बात है आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न दूसरा नंबर आप लोग के लिए है कि उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच स्थित सीमा रेखा किस नाम से जानी जाती है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, तो दोस्तों उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया जो है, देखिए कई देशों की सीमाओं से प्रश्न बार बार आप लोग को पूछे जाते हैं, और यह प्रश्न तो कई बार आप लोग को पूछा गया है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया वाला। और इसका जो सही जवाब आप लोग को हो जाएगा, ये आप लोग को 5 ऑप्शन दिए गए हैं। इसी तरह के ऑप्शन आप लोग को बीपीएससी ट्री 2.0 और बीपीएससी ट्री 1.0 में भी 5-5 करके ऑप्शन पूछे जा रहे थे। ठीक है ना, तो आप लोग को बिल्कुल प्रैक्टिस जो है एकदम शानदार उसी तरह से कराया जा रहा है जिस तरह परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। और दोस्तों एक बात मैं आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण बताना चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए जिस पर मैं थंबनेल बीपीएससी ट्री लगा कर रहा हूँ, वही आप लोग देख रहे हैं। दोस्तों आप ही लोग में से कई दोस्त बोल रहे थे कि सर पहले से शुरुआत से एकदम हिस्ट्री पढ़ा दीजिए। तो देखिए मैं अभी हड़प्पा सभ्यता से जो है आप लोगों को प्रश्न जो है ये शुरुआत किए हुए हैं इतिहास का। और आप लोग को लगातार क्लासेस जो है आप लोग को टॉपिक वाइज भी मिलता रहेगा, तो आप लोग सभी टॉपिक को आराम से देखते रहिए और ध्यान पूर्वक देखिए। और ये मत समझिए कि ये बीपीएससी 3.0 नहीं लिखा हुआ है तो ये उसके लिए टॉपिक नहीं है, बिल्कुल है मेरे भाई। आप ही लोग के डिमांड पर वो आप लोग को एक अलग से भी सीरीज वो मैं अपने चैनल पर शुरुआत किया हूँ, जो कि शुरुआत से लेकर आप लोग को मैं पूरा अंत हिस्ट्री कराऊंगा उसी वीडियो के माध्यम से। लगातार आप लोग को वीडियो मिलते रहेगा टॉपिक वाइज। तो फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइए क्या होगा। ये प्रश्न का उत्तर आप लोग को हो जाएगा, ये 38वीं समानांतर रेखा जो हो जाएगा, 38वीं समानांतर रेखा जो हो जाएगा, ये प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। और देखिए यहाँ पर एक और 49वीं समानांतर रेखा है, इससे भी कई बार प्रश्न आप लोग को पूछे जाते हैं। तो दोस्त मेरे ये आप लोग देख लीजिए कि ये कहाँ पर हो जाएगा, तो यह जो हो जाएगा ये संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है ना, और कनाडा के बीच में, ये कनाडा के बीच में यह जो रेखा है 49वीं समानांतर रेखा, या यूं कह लीजिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को ये अलग दो भागों में विभाजित करती है कौन, ये 49वीं समानांतर रेखा। कभी परीक्षा में आप लोगों को उत्तरी अमेरिका भी लिख देना तो आप लोग घबराइएगा नहीं, ठीक है ना। उत्तरी अमेरिका और कनाडा एक्चुअली जो है ये उत्तरी अमेरिका और कनाडा को ही ये विभाजित करती है। तो आप लोग इसको भी देखकर घबराइएगा नहीं। मैं इसको इसलिए बता दिया कि कभी परीक्षा में ये भी पूछ ले तो आप लोग कहिए करे सर तो संयुक्त राज्य अमेरिका बोले थे, यहाँ पर सिर्फ उत्तरी अमेरिका दिया हुआ है। तो उत्तरी अमेरिका भी दिए तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, ठीक है ना। आप लोग इन चीजों को अच्छे से ध्यान रखिएगा। और चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। और आप लोग ये शानदार प्रश्न जो है इसके ग्लोबल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं दोस्तों, तो आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए इस चैनल पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न तीसरा नंबर है कि खून को थक्का जमने में सहायक विटामिन है। तो दोस्तों यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और खून को थक्का जमने में देखिए ये साइंस से प्रश्न ये बार बार प्रश्न पूछ लिए गए हैं आपके परीक्षा में। ये बीपीएससी ट्री 1 में भी पूछा गया, 2 में भी प्रश्न पूछा गया। तो खून को थक्का जमने में सहायक विटामिन जो है ये कौन है, तो यह आप लोग को हो जाएगा, ये विटामिन की हो जाता है, ठीक है ना, विटामिन के हो जाता है। विटामिन के तो समझ गए हम लोग कि खून में थक्का जमने में ये सहायक हो गया। कभी कभी इसका रासायनिक नाम पूछ देता है मेरे भाई, ठीक है ना।
कभी कभी इसका रासायनिक नाम परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो रासायनिक नाम का अगर बात किया जाए तो देखो, इसका फिलोक्यूनोन, फ्लीक्यूनोन जो हो जाएगा, इसका रासायनिक नाम हो जाएगा फ्लीक्यूनोन, उसका हो जाएगा। या कभी परीक्षा में आप लोगों को हाइड्रोनेडियम दे दे, तब भी आप लोग घबराइएगा नहीं, ठीक है ना। हाइड्रो हाइड्रोनेडियम, ठीक है, फाइटोनेडियम भी दे दे तो आप लोग घबराइएगा नहीं। फ्लिक्यूनोन या फाइटोनेडियम, दोनों में से कोई जो है, ये दोनों आप लोग को, ये इसी का रासायनिक नाम है विटामिन के का, ठीक है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। अब बाकी ये तो आप लोग समझ ही रहे हैं, विटामिन ए का रेटिनॉल, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, कई दोस्त हमारे नए होंगे तो उनको नहीं ध्यान होगा। तो इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। और विटामिन सी का आप लोग जानते ही हैं, ये एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ठीक है ना। एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, ठीक है। एक बात यहाँ पर मैं बता दूं कि देखिए, जब विटामिन से प्रश्न पूछा जाता है तो आप लोग को ट्री 1.0 और ट्री 2.0 से एक चीज मुझे यहाँ पर बताना एकदम तर्कसंगत लगता है। एक कभी कभी परीक्षा में आप लोग को पूछ दिया गया है कि पानी में घुलनशील विटामिन, ये बात मेरे भाई आप लोग एकदम बिल्कुल नोट कर लेना। पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन होते हैं, परीक्षा में पूछ ले तो इसका सही जवाब आप लोग को हो जाएगा बी और सी जो हो जाएगा, ये पानी में घुलनशील होता है। दूसरा क्या आप लोग को परीक्षा में पूछ देता है कि वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील, ठीक है ना। ये तो पानी में घुलनशील बी और सी हो गया। वसा में घुलनशील अगर विटामिन पूछ दे तो ए हो जाएगा, डी हो जाएगा, ई हो जाएगा और के हो जाएगा। यानी कि बी और सी को छोड़कर ये ए डी ई के जो है, ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य आप लोग एकदम अच्छे से अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा। और इतना जबरदस्त आप लोग को मैं पढ़ा रहा हूं, तो दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। और इस क्लास के बारे में कहना आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कीजिए कि ये क्लास आप लोग को कैसा लग रहा है। इससे मेरा मोटिवेशन जो है ना दोस्त, ये बढ़ता है, ठीक है ना। ये मोटिवेशन जो है मेरे को इससे बहुत ज्यादा मिलता है, आप लोग कमेंट करते हैं तो। और आप लोग अगर अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को तो सब्सक्राइब बिल्कुल ही कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, कि ताकि जैसे ही मैं आप लोग के लिए वीडियो डालूं आप लोग के पास पहुंच जाए तुरंत से, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। अगला प्रश्न चौथा नंबर है, 4 नंबर प्रश्न आप लोग को, कि न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन यहाँ पर 5 दिए गए हैं। न्याय दर्शन पूछा जा रहा है, तो न्याय दर्शन की बात की जाए दोस्त मेरे, तो ये आपको हो जाएंगे महर्षि गौतम जो हो जाएंगे, ये न्याय दर्शन के संस्थापक हो जाएंगे। और देखिए, यहाँ पर दो और चीज दिए हुए हैं, यहाँ पर दो और नाम दिए हुए हैं, महर्षि कपिल और महर्षि कणाद। तो थोड़ा सा इनको भी देख लिया जाए, क्योंकि इनसे भी प्रश्न आपके परीक्षाओं में बनते हैं। तो महर्षि कपिल की अगर बात किया जाए, तो अगर कभी परीक्षा में सांख्य दर्शन पूछ दे कि सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन हो जाएंगे, तो ये महर्षि कपिल हो जाएंगे। और महर्षि कणाद को अगर पूछ दे तो ये हो जाएंगे वैशेषिक वैशेषिक दर्शन के ये संस्थापक हो जाएंगे महर्षि कणाद। तो न्याय दर्शन के महर्षि गौतम, महर्षि कपिल हो गए सांख्य दर्शन, और वैशेषिक दर्शन के हो गए ये महर्षि कणाद। तो आप लोग ये महत्वपूर्ण तक इसको भी याद रख लीजिएगा। ये आप लोग को जो मैं बता रहा हूँ, ये कई बार के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को आप लोग को एनालाइज करके मैं बताता हूँ दोस्तों। ऐसे ही मैं आप लोग के लिए प्रश्न नहीं लाता हूँ, एक एक प्रश्नों को चुन चुन कर आप लोग के लिए लेकर आता हूँ। और एक प्रश्न से कई प्रश्न वहां पर आप लोग के लिए मैं बताता हूं, और यही मेरा पढ़ाने का तरीका है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। अगला प्रश्न 5वां नंबर है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था। ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये तो हमको नहीं लग रहा है कि आप लोगों में से कोई दोस्त इसको गलत करेगा। फिर भी जो दोस्त हमारे नए हैं, उन लोग के लिए यह प्रश्न हो सकता है कि कठिन हो सकता है। और इसका सही जवाब हो जाएगा कि बाल गंगाधर तिलक, ठीक है ना। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये दिया गया प्रसिद्ध नारा है। तो थोड़ा सा और जो
ये दो लोग का नाम दिया हुआ है, सुभाष चंद्र बोस जी और ये भगत सिंह। थोड़ा इनके बारे में भी देख ले कि इनके द्वारा क्या क्या प्रसिद्ध नारा दिया गया। तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा तो एक नारा दे दिया गया जय हिंद के ठीक है ना, जय हिंद इनके द्वारा एक प्रसिद्ध नारा दिया गया। और दूसरा नारा दिया गया कि तुम मुझे खून दो, तुम मुझे, मैं लिख दे रहा हूं, खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है ना, जय हिंद और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये दो महत्वपूर्ण नारा जो है सुभाष चंद्र बोस जी से ये बिलोंग करता है। भगत सिंह जी की बात की जाए तो इनका बहुत ही महत्वपूर्ण नारा इनकलाब जिंदाबाद। ठीक है ना, मैं लिख दे रहा हूँ, इनकलाब जिंदाबाद जो है इनके द्वारा दिया गया महत्वपूर्ण नारा रहा, भगत सिंह के द्वारा। तो ये चीजें भी आप लोग अच्छे से याद रख लीजिए। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, ये छठा नंबर प्रश्न है आज का, कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ। यहाँ पर 1930, 31, 34, उपयुक्त में से उपयुक्त में से कोई नहीं। ये आप लोग को 5 ऑप्शन दिए गए हैं। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी की अगर बात की जाए दोस्त मेरे, तो यह जो इसका गठन हुआ था 1931 में हुआ था, इसका बिहार सोशलिस्ट पार्टी का। और इसकी स्थापना किसने की थी, यानी कि इसके गठन कौन किए थे, गठन कौन कौन किए थे, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं, ये नाम आप लोग नोट कर लीजिए। गंगा शरण सिन्हा, ठीक है ना, गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनापुरी, राम वृक्ष बेनापुरी और रामानंद मिश्र। ठीक है, रामानंद मिश्र जी, ये तीनों ने गठन किया था बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो है, ये गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनापुरी और रामानंद मिश्र के द्वारा 1931 में किया गया। ठीक है, ये बात आप लोग याद रख लीजिए। यहाँ पर कंफ्यूजन वाली एक बात और आ जाती है, अगर यहीं पर बिहार सोशलिस्ट पार्टी है ना, यहीं पर अगर कांग्रेस जोड़ दे, ठीक है ना, कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था और इसकी स्थापना किसने की थी, ठीक है, तो यहाँ पर आंसर बदल जाएगा। तो बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी अगर कभी पूछ दे परीक्षा में, तो आप लोग इसका आंसर लगाइएगा कि इसका गठन हुआ था 1934 में। सिर्फ बिहार सोशलिस्ट पार्टी पूछे तो 1931 में, अब बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी पूछ जाए तो ये 1934 हो जाएगा। ठीक है, और इसका गठन किसने किया था दोस्त मेरे, तो ये जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा किया गया, जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा। तो ये बात भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, कभी कंफ्यूजन में गलत आंसर मत लगा दीजिएगा मेरे भाई। इसलिए आप लोग को एक एक चीज को मैं आप लोग को वहीं पर डाउट क्लियर कर देता हूं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि ये प्रश्न जो है आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। अगला प्रश्न ये 7वां नंबर है, कि मोहनजोदड़ो की खुदाई या उत्खनन किसने करवाया था। मोहनजोदड़ो की खुदाई, तो देखिए ये तो आप लोग को हिस्ट्री से प्रश्न जो है, ये आप लोग के एंशिएंट हिस्ट्री से प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता से। तो मोहनजोदड़ो की यहाँ पर खुदाई की बात की जा रही है। तो मोहनजोदड़ो की खुदाई जो है आप लोग को, ये आप लोग याद रख लीजिए कि इसकी खुदाई जो है राखाल दास बनर्जी जी के द्वारा किया गया। इसके द्वारा, ये राखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया मोहनजोदड़ो की खुदाई। ठीक है, या उत्खनन कब किया गया ये अगर पूछ दे, तो दोस्त मेरे यह जो है मोहनजोदड़ो की खुदाई राखाल दास बनर्जी के द्वारा ये 1922 में किया गया। कब किया गया, 1922 में किया गया। कई बार प्रश्न आप लोग को ये पूछ लिया जाता है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ये मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो दोस्त मेरे, इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि मृतकों का टीला जो है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का, देखिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में लिख दे रहा हूं, मृतकों का टीला जो है इसका शाब्दिक अर्थ होता है किसका, मोहनजोदड़ो का। और कभी परीक्षा में ये पूछ ले कि मोहनजोदड़ो जो ये शहर था ये किस नदी के किनारे था, तो दोस्तों यह सिंधु नदी के तट पर था, सिंधु नदी के तट पर था। ठीक है ना, सिंधु नदी के तट पर ये मोहनजोदड़ो था। ठीक है ना, ये बात आप लोग को ध्यान में रखना है। यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन में ये दयाराम साहनी जी का नाम दिया हुआ है। तो ये दयाराम साहनी जो है, ये हड़प्पा के, ये हड़प्पा के खुदाई इन्होंने इनके द्वारा किया गया, या हड़प्पा की उत्खनन पूछे
तो ये दयाराम साहनी जी के द्वारा किया गया। कब किया गया ये अगर परीक्षा में पूछ ले तो 1921 ईस्वी में किया गया। एक और प्रश्न इससे बनता है कि हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे स्थित था। तो दोस्तों यह रावी नदी के किनारे स्थित था, ठीक है ना, ये रावी नदी के किनारे। तो ये दो बातें आप लोग को याद रखना है हड़प्पा से और मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे, इसकी खोज हड़प्पा की दयाराम साहनी जी के द्वारा 1921 में की गई थी, ठीक है। राखाल दास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई या उत्खनन किए थे, जो कि सिंधु नदी के किनारे तट पर, ठीक है ना। तो ये दो तीन बात आप लोग को याद रखना है। अब देखिए एक ऑप्शन में यहाँ पर गोपाल मजूमदार है, तो थोड़ा इनको भी देख लिया जाए कि ये किसकी खुदाई या उत्खनन से संबंधित थे। तो दोस्तों ये चंदहुदड़ो का आप लोग नाम सुने होंगे, जब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़िएगा तो चंदहुदड़ो का नाम आप लोग भी पढ़िएगा, ठीक है ना। ये चंदहुदड़ो का खुदाई जो है इनके द्वारा किया गया, मैं लिख दे रहा हूँ, चंदहुदड़ो, ठीक है ना। चंदहुदड़ो का खुदाई या उत्खनन का जो श्रेय जो है गोपाल मजूमदार को जाता है। और यह कब किए थे, तो 1930 में किए थे मेरे भाई, ये 1930 में किए थे। कौन, गोपाल मजूमदार जो है चंदहुदड़ो की खुदाई जो है 1930 में किए थे। तो ये बातें भी आप लोग याद रख लीजिएगा। और दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोग को ये सीरीज बहुत अच्छा लग रहा होगा। और आज ये 9 क्लास है, 9 नंबर का क्लास है, यानी कि इसके पहले 8 क्लास आप लोग को हमारे चैनल पर ऑलरेडी उपलब्ध है। तो अगर आप लोग अभी तक उसको नहीं देखे हैं तो मेरे भाई जाकर देख लीजिए। एक से एक बढ़ के इसी तरह आप लोग को प्रश्नों को एकदम बेहतर शानदार तरीके से आप लोग को समझाया गया है। और आशा करता हूं कि आप लोग वो देख लिए होंगे, नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए। और अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर किस राज्य में अवस्थित है। तो देखिए इस प्रश्न में ही दो प्रश्न आप लोग को हो गया कि कभी कभी परीक्षाओं में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है। तो अलमाटी बांध जो है कृष्णा नदी पर स्थित है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस राज्य में अवस्थित है। तो दोस्तों अलमाटी बांध जो है आप लोग को कर्नाटक में स्थित है। और ये कृष्णा नदी पर ये स्थित है। कौन से, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर कर्नाटक में स्थित है। ये बात आप लोग को याद रखिएगा, ठीक है। और यह कृष्णा नदी जो है दोस्त मेरे, ये दक्षिण भारत की बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, ठीक है ना। ये दक्षिण भारत की बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। और इसका उद्गम स्थल देखिए कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो उद्गम स्थल जो देखिए महाराष्ट्र के महाबालेश्वर का नाम सुने होंगे। महाराष्ट्र के महाबालेश्वर के समीप से निकलती है ये, पश्चिमी घाट से, महाबालेश्वर के समीप पश्चिमी घाट से ये नदी निकलती है, ठीक है ना। पश्चिमी घाट से ये नदी निकलती है, तो इसका उद्गम होता है। और इसका मुहाना कह लीजिए, कृष्णा नदी का अगर मुहाना कह लीजिए या कह लीजिए कि ये कहाँ पर मिलती है समुद्र में। तो दोस्तों यह जो है आप लोगों को देखिए आंध्र प्रदेश में एक हंसला देवी गांव है, ठीक है ना। मैं एकदम डिटेल से बता दे रहा हूँ, आंध्र प्रदेश में अच्छे से मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये हंसला देवी गांव है, हंसला देवी गांव के निकट ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, ठीक है ना। बंगाल की खाड़ी में जो है ये मिल जाती है नदी, कौन सी, कृष्णा नदी। और कृष्णा नदी पर ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर और है, वो उसका नाम है विजयवाड़ा। आप लोग नाम सुने ही होंगे, ठीक है, विजयवाड़ा। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। मुहाना जो है हंसला देवी गांव के निकट बंगाल की खाड़ी में, ये जाकर आप लोग को या डायरेक्टली इस तरह पूछ दे कि कृष्णा नदी जो है का मुहाना का है, तो ये बंगाल की खाड़ी में है। उद्गम कहाँ है, तो आप लोगों को महाबलेश्वर के। और ये महाबलेश्वर देखिए कहाँ पर है दोस्तों, ये मैं लिख दे रहा हूँ, ये महाराष्ट्र में है, ठीक है ना? ये महाराष्ट्र में है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के समीप पश्चिम घाट से ये नदी निकलती है, ठीक है। ये बात आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। और चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग दोस्तों। प्रश्न ये देखिए 9 नंबर है, चंदन जलाशय। ये मेरे भाई कई बार प्रश्न पूछा गया है। ये आप लोग को बीपीएससी प्री कह लीजिए या बीपीएससी की जो ऐसे परीक्षा आयोजित की जाती है, जैसे कि अभी तो 69वीं हो गई है बीपीएससी की परीक्षा, ठीक है ना, 68वीं हो गई है, ठीक है। तो आप लोगों को चंदन जलाशय जो है ये क्वेश्चन आप लोग को डायरेक्टली आप लोग को पूछ लिया जाता है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ लिया जाता है कि चंदन जलाशय किस जिले में है, ठीक है ना, चंदन जलाशय किस जिले में है।
तो बिहार के ये चंदन जलाशय जो है आप लोग को भागलपुर जिला में पड़ता है, ठीक है ना। किस जिला में पड़ता है? भागलपुर जिला में पड़ता है। और जलाशयों से प्रश्न आप लोग को बीपीएससी में कई बार पूछे गए हैं। और ये चंदन जलाशय शायद, हाँ, बीपीएससी ट्री में भी पूछा गया है। बीपीएससी ट्री 2.0 में भी ये प्रश्न पूछा गया है, चंदन जलाशय वाला, ठीक है ना। ये भागलपुर जिले में स्थित है बिहार के। बिहार में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 38 जिला है, उसमें से ये भागलपुर जिले में ये चंदन जलाशय है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। इसमें कुछ विशेष बताने वाली जरूरत मुझे नहीं लगता है आप लोगों को। अगर जलाशयों से आप लोग को प्रश्न, आप लोग को अगर सेपरेट अगर करना है, तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो ला दूंगा। जितने भारत कह लीजिए, नहीं भारत नहीं, बिहार में जितने जलाशय हैं जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसको मैं एक सेपरेट वीडियो के माध्यम से आप लोग के समक्ष में ला दूंगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसके बारे में जरूर लिखिएगा कि आप लोग को वो वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। और चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। अगला प्रश्न ये 10 नंबर देखिए कि पटना में सबाकत आश्रम की स्थापना किसने की? बहुत ही महत्वपूर्ण। इसको भी आई लगाइए। ऐसे तो सभी प्रश्न अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन ये सदाकत आश्रम से प्रश्न जो है मेरे भाई, ये आप लोग को बीपीएससी का, ये बोला जाता है ना कि चुनिंदा एकदम पसंदीदा क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये लगभग सभी परीक्षाओं में देखने को मिल जाता है, सदाकत आश्रम वाला प्रश्न। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो दोस्त मेरे, ये मजहरुल हक जी के द्वारा इसकी स्थापना किया गया, ठीक है ना। इसके द्वारा, ये मजहरुल हक के द्वारा ये किया गया, ठीक है। और दोस्तों, इसका कभी पूछ दे कि कब इसका स्थापना किया गया, तो 1921 ईस्वी में, उस समय चल रहा था असहयोग आंदोलन, उसी के समय में ये मजहरुल हक के द्वारा यह जो है, ये सदाकत आश्रम की स्थापना की गई। और कभी पूछ दे कि ये जमीन जो है किसके द्वारा दान किया गया था, तो ये मजहरुल हक के ही एक दोस्त थे, जिनका नाम था खैरुन मियाँ, ठीक है। खैरुन मियाँ, ठीक। खैरुन मियाँ के द्वारा ही ये जो है जमीन जो है दान कर दिया गया था, जिसमें ये सदाकत आश्रम बना मजहरुल हक के द्वारा। और दोस्तों, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के ये आवासों में से एक था सदाकत आश्रम। और अपने जीवन के अंतिम दिनों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है, ये पटना के सदाकत आश्रम में बिताए थे। तो ये बात भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है ना। और यह गंगा नदी के तट पर है, पटना में गंगा नदी के तट पर ये बना हुआ ये आश्रम है, सदाकत आश्रम। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। दीघा क्षेत्र के आसपास में पड़ता है ये सदाकत आश्रम। तो इन चीजों को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। और ये अगर कभी पूछ दे कि कितने एकड़ में फैला हुआ है, तो दोस्तों यह 20 एकड़ में जो है, ये सदाकत आश्रम जो है, ये बनाया गया है। 20 एकड़ में फैला हुआ है ये सदाकत आश्रम। तो इन चीजों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि और सदाकत आश्रम से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों, आज का 10 प्रश्न जो है आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर बता दिया हूँ, ठीक है ना। और दोस्तों, मैं आप लोगों को इसी तरह से जो पढ़ा रहा हूँ वीडियो, ये सीरीज जो आप लोगों के लिए मैं चला रहा हूँ, तो आप लोगों के लिए अगर सेपरेट टॉपिक वाइज भी आप लोगों को चैनल पर वीडियो में उपलब्ध कराता हूँ, तो काइंडली वो भी आप लोग देखा कीजिए। वो भी आप लोग के लिए उतना ही जरूरी है जितना ये बीपीएससी ट्री के लिए एक सेपरेट ये सीरीज जो चला रहा हूँ। ये आप लोग के लिए ये 40 नंबर का ये सेपरेट सीरीज चल रहा है, ठीक है ना। 40 नंबर वाली ये सेपरेट सीरीज चल रहा है। लेकिन वो जो टॉपिक है, आप लोगों में से जो जो आप लोग को एसएसटी वाले हैं, ठीक है ना, वो आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा। और बाकी जो है, आप लोग के लिए जो मैथ रीजनिंग और जितने भी जीके जीएस हिंदी और जितने भी क्लासेज है हमारे चैनल पर मौजूद, वो आप लोग भी अपने सुविधा अनुसार देख लीजिएगा, अपना टाइम निकाल कर। मेरे चैनल पर करंट अफेयर की भी पढ़ाई होती है, जिसके लिए ऑलरेडी आप लोग के लिए 9 करंट अफेयर का पार्ट जो है, पूरे 1 साल का जो है 2023 का आप लोग के लिए चैनल पर उपलब्ध है। तो आप लोग अपना समय निकाल कर आप लोग एक एक वीडियो को देख लीजिएगा। और सभी वीडियो इसी तरह काफी महत्वपूर्ण है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग ये वीडियो, आज का जो क्लास जो है, आप लोग अच्छे तरीके से इंजॉय किए होंगे। तो दोस्तों, अंत में मैं फिर यही कहना चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर जो दोस्त अभी तक नए हैं, वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे भाई। और आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। एक और नया अलग वीडियो, एक और नया शानदार वीडियो आप लोग के लेकर समक्ष में उपस्थित होऊंगा।
तब तक के लिए मैं आप लोगों से आज्ञा चाहूंगा। जय हिंद दोस्तों।